नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार मैं हूं श्वेता सिंह। दिल्ली के रविंद्र कुमार सफाई अभियान के कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं थे। वो दिल्ली में ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालते थे, लेकिन ये गरीब का बेटा एक नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों की ऐसी समझ रखता था जिन जिम्मेदारियों को अक्सर हमारे समाज के अंदर पढ़े लिखे पैसे वाले लोग भूल जाते हैं। सड़क पर गंदगी फैलाने वाली सोच के खिलाफ दिल्ली के रविंद्र कुमार खड़े हुए, लेकिन इसके लिए 31 साल के रविंद्र को अपनी जान देनी पड़ी। यह हमारे समाज के लिए सबसे शर्मनाक घटना और अपराध है, जिसमें सफाई का एक सिपाही गंदी सोच रखने वाले उन लोगों का शिकार हो गया जो शायद रविंद्र कुमार से ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। आज खबरदार में सबसे पहले हम दिल्ली के रविंद्र कुमार को सलाम करने वाला विश्लेषण करेंगे। गरीब का वो बेटा जो जान देकर सफाई का हीरो बन गया। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है, उसको देखते हुए उसने उनको मना किया। दिल्ली में ई रिक्शा चलाने वाले 31 साल के रविंद्र ने शायद कभी उस कॉलेज को अंदर से भी नहीं देखा होगा जिस कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ लड़कों ने उसकी जान इसलिए ले ली कि ई रिक्शा चलाने वाले रविंद्र ने उन पढ़े लिखे लड़कों को सड़क के किनारे टॉयलेट करने पर टोक दिया था। रविंद्र का साथी मनोज उस रात वहीं पर था। आगे 15 से 16 लड़के थे, उन्होंने मारना चालू कर दिया। कोई वजह थी ना, कोई कुछ पता ही चला क्या था। सर बचाने वो कोई नहीं आया और यहाँ पर कोई स्टैंड पे थे नहीं। वही 5-6 लड़के थे वही रिक्शे वाले, पर वो काफी थे इसलिए कोई बोला नहीं डर के चक्कर में। और सर वो तौलिया में ईंटें डाल रखे थे, अंगूठे में जो होता है उसमें बांध के उनको मार रहे थे और मेरे को मारा। मैं तो छुड़ा छुड़ू के भगा बुलाने के लिए। सड़क किनारे गंदगी फैलाना, शराब पीना और टॉयलेट करना, क्या इस पर कोई टोक देगा तो उसकी जान ले ली जाएगी? रिक्शा चलाने वाले रविंद्र को एक नागरिक के तौर पर सफाई की समझ थी, लेकिन बड़े कॉलेज में पढ़ने वाले उन लड़कों का क्या जिन्होंने रविंद्र की जान ले ली? उस सोच का क्या जो गंदगी फैलाने से टोक देने को खुद का अपमान समझ लेते हैं और उस हद तक चले जाते हैं जिसमें रविंद्र की जान चली गई। हम तो ये कहेंगे जो प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान चला रखा है, उसको देखते हुए उसने उनको मना किया कि यहाँ गंदगी मत फैलाओ, यहाँ हम बैठ के खाना भी खाते हैं, बैठते भी हैं। तो उसके तहत चलते हुए उनको अच्छी से कड़ी सजा दी जाए। ये सिर्फ अपराध ही नहीं, ये समाज की वो सोच बताने वाला अपराध भी है जिसमें लोगों को परवाह नहीं होती कि वो सड़क पर क्या कर रहे हैं, और अगर कोई टोक दे तो इस पर तुम्हारा क्या लेना देना वाली सोच से अकड़ जाते हैं। लेकिन आरोपियों की सोच की यही अकड़ ई रिक्शा चलाने वाले रविंद्र के लिए जिंदगी छीन लेने वाली साबित हो गई। वैसे भी वो इतना शरीफ था, उसका कभी किसी से कोई नोकझोंक होती भी नहीं थी। ई रिक्शा भी चलाता था और अपना जैसे ट्रैफिक भी हो जाता था तो थोड़ी देर करके ई रिक्शा छोड़ करके ट्रैफिक को भी फॉलो करता था। रविंद्र शनिवार की दोपहर 1 बजे दिल्ली के जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन पर सवारियां ले जाने के बाद लंच करने के लिए बैठा था। इसी वक्त रविंद्र ने जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 4 के बाहर कुछ लड़कों को उस सड़क के किनारे टॉयलेट करते हुए देखा। रविंद्र ने सड़क के किनारे टॉयलेट करने वाले लड़कों को टोका और कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, यहाँ क्यों गंदगी फैला रहे हो। लेकिन उन लड़कों ने रविंद्र से बहस करनी शुरू कर दी। रविंद्र ने कहा कि 5 मिनट की दूरी पर सुलभ शौचालय है, अगर पैसे नहीं हैं तो पैसे भी ले लो। इसी बात पर उन लड़कों ने रविंद्र का कॉलर पकड़ लिया और झगड़ा करने लगे। इसका अंजाम भुगतने की धमकी देकर चले गए। दोपहर में वो लड़के फिर रविंद्र के बारे में पूछताछ करने आए। रात के 8 बजे के करीब 20 लड़कों के गैंग ने रविंद्र पर हमला कर दिया। रविंद्र को लोहे की रॉड से और तौलिए गमछे में ईंटें लपेटकर बुरी तरह पीटा गया, जिसकी वजह से बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन इतने घंटे बीत गए हैं, आरोपियों को नहीं पता चला है। सीसीटीवी फुटेज जरूर पुलिस के पास है जिसमें 2 आरोपी शराब खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तक आरोपी कौन थे, कहां से आए, किस तरह से घटना को अंजाम दिया, तमाम जानकारी अभी तक पुलिस जुटा रही है। रविंद्र की हत्या में शामिल आरोपियों के दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक बड़े कॉलेज के छात्र होने की बात कही जा रही है, जिन्हें शराब पीने और सड़क के किनारे टॉयलेट करने से रविंद्र ने मना किया था, जिन्हें शराब खरीदते पास के इलाके में एक सीसीटीवी फुटेज में भी कथित तौर पर देखा गया। एक नागरिक के तौर पर रविंद्र ने अपने फर्ज को निभाया, लेकिन इस फर्ज ने उसकी जान ले ली। 31 साल के रविंद्र की अभी कुछ महीने पहले ही शादी की पहली सालगिरह थी। शादी का एल्बम ही कुछ हफ्ते पहले बनकर आया। कुछ महीनों की गर्भवती पत्नी के लिए सब कुछ उजड़ गया। एक कमरे की झुग्गी में रहने वाले परिवार के लिए दर्द की इंतहा नहीं है। ऐलान कर दिया, उसको हम
12-13 हज़ार रुपया महीने की नौकरी अभी तुरंत मतलब प्रभाव में 2 दिन बाद ही हो जाएगा। रविंद्र सफाई मिशन का सिपाही भी था। वो भले ही ई रिक्शा चलाता था, लेकिन सड़क पर दूसरे नागरिकों से कहीं ज्यादा उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था। उसके करीबी बताते हैं कि सड़क पर भी वो हमेशा नियमों का न सिर्फ पालन करता था, बल्कि दूसरों को भी समझाता था कि जिम्मेदारियों के साथ ही एक नागरिक के तौर पर व्यवहार कैसे करना चाहिए। ये बहुत निंदनीय है, भयंकर घटना है। इसलिए मैंने अखबार देखने के बाद तुरंत मैंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को फ़ोन किया और कहा इसके ऊपर तुरंत इंक्वायरी होना चाहिए और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार है उनके ऊपर स्ट्रांग एक्शन लेना चाहिए। रविंद्र के परिवार और उसके साथियों में पुलिस की लापरवाही को लेकर भी गुस्सा है। शनिवार की इस घटना के बाद अब तक असली आरोपियों की पहचान तक नहीं हो पाई है। घटना के चश्मदीदों के मुताबिक आरोपी छात्रों के दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज के होने का शक जताया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं। बहरहाल अब पुलिस ने इस सिलसिले में कुछ लोगों को डिटेन किया है और लगातार पूछताछ की जा रही है। कैमरन वाहिद और आनंद के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। रविंद्र कुमार की हत्या एक तरह से उस सोच की हत्या करने जैसा है जो नागरिक के तौर पर समाज को साफ सुथरा रखने और साफ सुथरा देखने को अपना कर्तव्य मानते हैं। फिर चाहे वो पढ़े लिखे हों या न हो, फिर चाहे वो बड़ी गाड़ियों से घूमते हों या रिक्शा चलाते हों, लेकिन अपने फर्ज और अपने योगदान को समझते हैं, जिसकी जागरूकता के लिए हमारी सरकारें और सिस्टम बड़े अभियान चलाते रहे हैं। हम आपको दिल्ली के बारे में बताते हैं, जहां रविंद्र कुमार की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई कि उसने सड़क पर गंदगी करने की सोच को अपने कर्तव्य से जवाब दिया, लेकिन इसमें उनकी जान चली गई। दिल्ली में अभी 16 मई से तीनों नगर निगम में 2 महीने के लिए स्वच्छता पर जागरूकता का एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को मिस्टर चकाचक, मिसेज साफ सुथरी, मिस्टर स्वच्छ कुमार, मैडम सफाई पसंद जैसे नामों से शुरू किया गया। इसमें साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करने, सड़क पर कचरा न फैलाने और सड़क पर टॉयलेट न करने की अपील है। इसके विज्ञापन रेडियो, टीवी, अखबारों में आ रहे हैं। इस पूरे कैंपेन पर करीब 95 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। कितने अफसोस की बात है, ऐसे सफाई अभियानों को एक गरीब व्यक्ति तो समझ जाता है, लेकिन पढ़े लिखे लोग ध्यान नहीं देते, और अगर कोई टोक दे तो उस पर अकड़ दिखाते हैं। जबकि देश की राजधानी की हालत यह है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 की लिस्ट में दिल्ली के तीनों इलाके सबसे गंदे शहरों के आसपास हैं। 434 शहरों में उत्तरी दिल्ली 279, पूर्वी दिल्ली 202 और दक्षिणी दिल्ली 196वें नंबर पर है। इस लिस्ट में 73 बड़े शहरों में दिल्ली का 98% इलाका 39 से 52 नंबर के बीच में है। फरीदाबाद को छोड़कर दिल्ली और उसके आसपास का कोई इलाका 100 साफ शहरों में भी नहीं है। हमारे समाज को रविंद्र कुमार जैसे युवाओं से सीखना चाहिए, जो गरीबी में भले पलते हैं, भले ही बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्य को समझते हैं। न सिर्फ इन कर्तव्य को समझते हैं, बल्कि इसकी कीमत जान देकर भी चुकाते हैं। सवाल यही है कि गंदगी फैलाने वाली सोच के खिलाफ लड़ने के लिए देश में कितने रविंद्र हैं, क्योंकि गंदगी से लड़ना सिर्फ सरकार और सिस्टम का काम नहीं है। समाज के तौर पर हमारी भी जिम्मेदारी और कर्तव्य है, जिन्हें भले ही सब समझते हो, लेकिन निभाना अक्सर लोग भूल जाते हैं। अब खबरदार में हम उन कर्तव्यों का विश्लेषण करेंगे जो जिम्मेदार नेताओं के तौर पर होने चाहिए। लेकिन आज के दौर में विरोध की राजनीति इतनी हावी हो गई है कि नेतागिरी में लोग ये भूल जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। केरल में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बर्बर क्रूरता की ऐसी हदें पार की जिसे राजनीतिक तौर पर तो शर्मनाक कहा ही जाएगा, सामाजिक तौर पर भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार के पशु क्रूरता के नियमों का राजनीतिक विरोध करते हुए कोई कितना क्रूर हो सकता है, इसका विश्लेषण भी आज जरूरी है। मौजूदा राजनीति में राजनीतिक विरोध किस हद तक गिर सकता है, ये कोई केरल में कांग्रेस से जुड़े इन नेताओं की हरकतों से समझ सकता है, जो न सिर्फ विरोध के वैचारिक पतन को दिखाता है, बल्कि बर्बर है, शर्मनाक है और जिसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। केरल में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पशु वध पर केंद्र सरकार की नई गाइडलाइंस के विरोध का जो तरीका निकाला, वो विरोध की राजनीति के लिए शर्मनाक हरकतों को बताता है, जिसमें एक बछड़े को खुलेआम काटा गया। यह हरकत करने वाले कन्नूर के यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रिजिल मक्कुट्टी जोशी कंडाथिल
और शराफुद्दीन को कांग्रेस ने सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन इस घटना का डैमेज कंट्रोल करना राजनीतिक तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल यही है कि विरोध के नाम पर ऐसी बर्बर राजनीति के बारे में कोई सोच भी कैसे सकता है। ये विरोध का कैसा तरीका हो सकता है कि खुलेआम गोवध किया जाए। यहाँ तक कि उसी केरल में जहाँ ये हुआ, वहीं इडुक्की जिले में कांग्रेस के ही कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में एक भैंस का काटा हुआ सिर लेकर घूम रहे थे। लेकिन ये अच्छा था कि कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कन्नूर में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हरकत सामने आने के बाद तुरंत उसे बर्बर बताया। कोई भी हो, ऐसी राजनीति स्वीकार नहीं की जाती। कुछ ऐसा ही हाल केरल में सत्ताधारी वामपंथी कार्यकर्ताओं का है, जो वैचारिक विरोध के लिए बीफ पार्टी का आयोजन कर रहे हैं। पूरे केरल में 350 से ज्यादा बीफ पार्टियां की गई। तमिलनाडु में डीएमके ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन आईआईटी मद्रास में तो कुछ छात्रों ने बीफ पार्टी का आयोजन किया। पशुवध की नई गाइडलाइंस के विरोध करने के अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक विरोध का तरीका किसी धर्म या आस्था विशेष वाले लोगों को उकसाने वाला, चिढ़ाने वाला कैसे हो सकता है। देश के अंदर एक दूसरे की भावनाओं के सम्मान की बात होती है। बहुत सारे संगठन सेकुलरिज्म के नाम पर इस प्रकार की मांग करते हैं, लेकिन केरल की इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर उनके मुंह क्यों बंद है, मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आती। पशुवध पर केंद्र सरकार के नए नियमों के राजनीतिक विरोध की लिस्ट में केरल में वामपंथियों और तमिलनाडु में डीएमके के साथ ही पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम भी जुड़ा है। ममता बनर्जी ने इसे अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक बताया और इसे कानूनी तौर पर चुनौती देने की बात कही। किसी बात के विरोध का ये तरीका कांग्रेस और सीपीएम जैसी पार्टियों और दूसरे विपक्षों, कम से कम विपक्षी खेमे की ही ममता बनर्जी से सीखनी चाहिए। दिल्ली में अशोक सिंघल और कुमार विक्रांत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। ये पूरा राजनीतिक हंगामा जिन नियमों पर हो रहा है, वो नियम ही अधिकतर लोगों को पता नहीं होंगे। हम आपको इसके बारे में भी बताते हैं। 27 मई को केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसके मुताबिक देश में क्रूरता से पशुओं की सुरक्षा करने के नियम लागू किए गए। इसमें कहा गया कि पशु बाजार में पशुओं के रहने, भोजन, पानी, रैंप, बीमार पशुओं के बाड़े, चिकित्सा देखभाल, उचित जल निकासी की सुविधाएं सुनिश्चित होनी चाहिए। इन सुविधाओं के लिए जिला पशु बाजार निगरानी समिति और बाजारों के मैनेजमेंट के लिए स्थानीय स्तर की समिति को बंदोबस्त करने के लिए कहा गया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि नियम पशुओं को क्रूरता से बचाने के लिए है, न कि स्लॉटर हाउस के लिए। मवेशियों के व्यापार पर लगाम लगाने के लिए पशु बाजार से किसानों के लाभ के लिए और कृषि संबंधित कार्यों के लिए सिर्फ स्वस्थ पशुओं का ही कारोबार हो सकेगा। पशुवध के लिए पशुओं को, किसानों को फार्मों से पशुओं को खरीदा जा सकेगा, जिससे अवैध बिक्री और तस्करी पर लगाम लगेगी। ये नियम सिर्फ उन पशुओं पर ही लागू होंगे जिन्हें मवेशी बाजार में खरीदा या बेचा गया या फिर जिन्हें जब्त किया गया। नोटिफिकेशन में बताया गया कि नेपाल में गधिमी महोत्सव के लिए बड़ी संख्या में पशु बलि दी जाती है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर तस्करी की जाती है। नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2016 में पशुओं से क्रूरता को लेकर नियम बनाने के निर्देश दिए थे। नए नियमों से प्रभावित लोगों से 30 दिन के अंदर आपत्तियां मंगवाई गई थी, जिन पर 13 अपील आई। इनकी जांच के बाद नियमों में इन्हें शामिल किया गया। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद सेना पर सियासी पत्थरबाजी करने वाले नेताओं को मुंहतोड़ जवाब देने वाला विश्लेषण। क्या सैनिकों का कोई मानवाधिकार नहीं होता? क्या मानवाधिकार कानून सिर्फ देश के गद्दारों, पत्थरबाजों, आतंकवादियों के लिए ही बने होते हैं? यह सवाल हर उस शख्स से पूछा जाना चाहिए जिनके दिल इस बात से जलकर कोयला हुए जा रहे हैं कि आर्मी चीफ बिपिन रावत ने मानव ढाल वाले आइडिया से पत्थरबाजों को काबू करने वाले मेजर गोगोई की खुलेआम प्रशंसा कैसे कर दी। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने मेजर गोगोई को सम्मान का सच्चा हकदार बताया और कहा था कि जब लोग सेना पर पत्थर और पेट्रोल बम फेंक रहे हो तो हम अपने लोगों को चुपचाप इसे देखते रहने और मरने के लिए नहीं कह सकते। अब इसमें आर्मी चीफ ने कौन सी गलत बात बोल दी? लेकिन आर्मी चीफ के इस बयान के बाद से कई राजनीतिक दलों के नेता छाती पीटने वाली मुद्रा में आ गए, जिनमें अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम भी शामिल हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मोहम्मद सलीम ने तो आर्मी चीफ के बयान को नैतिक मूल्यों का पतन करार दे दिया।
मोहम्मद सलीम जैसे नेता उन अलगाववादियों से कम नहीं हैं जो नमक तो हिंदुस्तान का खाते हैं लेकिन नमक हलाली पाकिस्तान की करते हैं। कश्मीर की पत्थरबाज ब्रिगेड पर आर्मी चीफ बिपिन रावत के जोरदार अटैक से मोहम्मद सलीम जैसे नेताओं को लगे जोर के झटके पर आधारित यह रिपोर्ट इंडियन आर्मी पर नापाक उंगली उठाने वाले को अपने गिरेबान में झांकने के लिए मजबूर कर देगी। पत्थरबाज जवानों पर पत्थर फेंके, सैनिक सहन करें। उपद्रवी जवानों को लात मारे, सैनिक चुप रहे। पत्थरबाज जवानों को गालियां दें, सैनिक चुपचाप सुनते रहे। जो लोग आर्मी चीफ बिपिन रावत द्वारा मेजर गोगोई की तारीफ पर जले भुने जा रहे हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं कि क्या ये कश्मीर के शांति दूत सेना के जवानों पर फूल बरसा रहे हैं? क्या देश अपने सैनिकों से यही उम्मीद करता है? क्या मानवाधिकार सिर्फ पत्थरबाजों के ही होते हैं? तो अगर आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कह दिया कि जब जंग में पत्थर और पेट्रोल बम फेंके जा रहे हो तो मैं अपने जवानों से यह नहीं कह सकता कि इंतजार करो और मर जाओ, तो ऐसा कहकर आर्मी चीफ ने कौन सी गलत बात कह दी और कौन सी गलती कर दी थी मेजर लितुल गोगोई ने मानव ढाल के जरिए पत्थरबाजों को काबू करके? Absolutely wrong. This is diminish the stature of India. This is a violation of Geneva Convention. Army generals have condemned it. A former lieutenant general has condemned it. Many other army generals under anonymity have told the media, we condemn it. This is not done. महत्वपूर्ण ये नहीं कि जिसे जीप के आगे बांधा गया वो पत्थरबाज था या नहीं था। महत्वपूर्ण बात यह है कि मानव ढाल वाले आइडिया से कोई खून खराबा नहीं हुआ, एक भी गोली नहीं चली, किसी की जान नहीं गई और आगे जाकर मानव ढाल बनाए गए शख्स को भी सही सलामत छोड़ दिया गया। इस बात के लिए तो मेजर गोगोई की प्रशंसा होनी ही चाहिए। आर्मी चीफ ने भी तो यही किया है। ये प्रॉक्सी और डर्टी वॉर है। आतंकी इस गंदे तरीके से लड़ रहे हैं। रूल्स तो वहां होते हैं जब दुश्मन आमने सामने मुकाबला करे, लेकिन इस तरह की जंग में आपको इनोवेटिव तरीके ही अपनाने पड़ते हैं। आर्मी चीफ के इस बयान पर अलगाववादियों और पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों का तिल मिलाना तो समझ में आता है, लेकिन जब कोई नेता आर्मी चीफ के बयान के खिलाफ मुंह खोलता है तो उसकी पार्टी की सोच का खोट बाहर आ जाता है। मोहम्मद सलीम जैसे ही लोग हैं जो सैनिकों की शहादत पर अपना मुंह सिले बैठे रहते हैं और आतंकवादी की मौत पर मानवाधिकारों का रोना रोने लगते हैं। ऐसे ही लोगों के मुंह पर तमाचा है आर्मी चीफ की एक एक बात। लोग हम पर पत्थर और पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। ऐसे में अगर मेरे जवान मुझसे पूछते हैं सर क्या किया जाए, तो क्या आर्मी चीफ के तौर पर मैं अपनी टीम से ये कहूंगा इंतजार करो और मर जाओ? मैं नेशनल फ्लैग लगे अच्छे कॉफिन लाया हूं, तुम्हारे पार्थिव शरीर सम्मान के साथ घर पहुंचाए जाएंगे। याद रखिए, मुझे अपनी टीम का मनोबल ऊंचा रखना है। वो बेहद मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने जो बयान दिया बिल्कुल सही दिया। ये उन लोगों के मुंह बंद करने वाला जवाब है जो ये सोचते हैं कि कश्मीर में सैनिकों पर पत्थरबाजी कर रहे नौजवान मासूम और निर्दोष हैं, जो ये सोचते हैं कि कश्मीर में पैलेट गन का इस्तेमाल पत्थरबाजों के मानवाधिकारों का हनन है, जो ये सोचते हैं कि सैनिकों को अपनी जान बचाने का हक नहीं है। ऐसे लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि उन्हें भी अलगाववादियों की तरह देश का गद्दार क्यों न माना जाए। मानव ढाल के जरिए हजारों पत्थरबाजों की भीड़ को काबू में करने वाले मेजर गोगोई की समझदारी पर सवाल उठाना कश्मीर के दुश्मनों का साथ देने जैसा है। जो लोग मेजर गोगोई पर सवाल उठा रहे हैं वो ये भूल जाते हैं कि मेजर गोगोई चाहते तो पत्थरबाजों पर गोलियां चलाने का भी ऑर्डर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि कोई सैनिक भी इंसान होते हैं। और जैसे ही मैं उतलीगाम पहुंचा,
उसी दौरान जो ये भीड़ था ये हमारी तरफ भी मुड़ गया और हमें बुरी तरह से घेर लिया, जो कि लगभग 1200 लोग थे और हम गाड़ी के बाहर, मतलब गाड़ी से बाहर हम निकाल नहीं पा रहे थे और ये बता रहा था कि उनकी जान को बहुत ही खतरा हो रहा है। तो बिना सोचे समझे मैंने सामने देखा है 30-40 मीटर पे एक बंदा खड़ा था और जो पूरा भीड़ को इंस्टिगेट कर रहा था। तो इसी दौरान मेरा दिमाग पे ये ख्याल आया कि इसको मैं बांध देता हूँ गाड़ी में ताकि शायद भीड़ हट सके। तो मैंने अपने ट्रूप्स को बताया कि इसको आगे में बैठा के बांध दो ताकि हम यहाँ पे निकालने का शायद रास्ता मिल सके। तो इसी दौरान जैसे हमने उसको बैठाया तो भीड़ थोड़ा डिस्पर्स होना शुरू हो गया और सडनली रुक गया पत्थर फेंकना। मेजर गोगोई ने जिस शख्स को जीप के आगे बांधा उसे बाद में सही सलामत छोड़ दिया गया। क्या ये काफी नहीं है ये बताने के लिए कि मेजर गोगोई ने कुछ गलत नहीं किया? इसीलिए आर्मी चीफ बिपिन रावत ने जो कहा 16 आने सच कहा। क्योंकि जो लोग भारत विरोधी नारेबाजी करें और आतंकवादियों के जनाजों में छाती पीटे, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान के झंडे को लहराते हुए सैनिकों पर पत्थरबाजी करें, उन लोगों को सबक सिखाना सेना का काम है और सेना कभी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटती। आज तक ब्यूरो। आर्मी चीफ का कर्तव्य होता है कि वो अपनी सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाए रखें। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने मेजर गोगोई की समझदारी का सम्मान करके अपने इसी कर्तव्य को निभाया है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे देश में ऐसी राजनीतिक पार्टियां भी हैं जिनके नेता हुर्रियत जैसे अलगाववादियों की बोली बोलते हैं। जो लोग पत्थरबाजों पर पैलेट गन के इस्तेमाल से दहाड़े मार मार कर रोते हैं, वो ये बताएंगे कि क्या पत्थरबाजी में घायल होने वाले जवानों का मानवाधिकार नहीं होता? जो लोग मेजर गोगोई की मानव ढाल वाली समझदारी पर उंगली उठाते हैं, क्या वो ये बताएंगे कि कश्मीर में आतंकियों को बचाने वाले पत्थरबाजों के हाथों घायल होने वाला सैनिक किसके खिलाफ मानवाधिकार कोर्ट में जाए? जो लोग कश्मीर में पत्थरबाजों पर सेना की कार्रवाई को मानवाधिकार का उल्लंघन बताते हैं, क्या वो ये बताएंगे कि वो कश्मीर में पत्थरबाजों के हाथों घायल हुए 1500 से ज्यादा जवानों की चोटों पर कोई चर्चा क्यों नहीं करते हैं? कश्मीर में बुरहान वानी और सब्जार बट जैसे कुख्यात आतंकवादियों की मौत पर उनके जनाजे में शोक जताने वाले लोग क्या ये बताएंगे कि वो आतंकवादी हमलों में मारे गए कितने शहीद सैनिकों के जनाजे में शरीक हुए हैं? आर्मी चीफ ने ऐसे ही दोगले लोगों को करारा जवाब दिया है। ये भारतीय सेना ही है जो कश्मीर में पत्थरबाजों को संयम के साथ जवाब देती है, हालात की नजाकत को भांपते हुए अलगाववादियों के थप्पड़ भी चुपचाप सहन कर लेती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारतीय सेना को जवाबी एक्शन लेने का हक नहीं है। बस समझने वाली बात यह है कि जिस दिन भारतीय सेना ने पत्थरबाजों को उन्हीं के तरीके से जवाब देने की ठान ली, उस दिन से कश्मीर में न तो पत्थरबाज दिखेंगे न पत्थरबाजों के हमदर्द और मददगार। आर्मी चीफ के बयान में कश्मीर की पत्थरबाज ब्रिगेड के लिए यही वार्निंग छिपी हुई है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एलओसी पर हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाहुद्दीन की मौजूदगी के एक्सक्लूसिव सबूत आपको दिखाएंगे। पिछले साल सितंबर में भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करके एलओसी के पास पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चल रहे आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया था, जिसके बाद बचे हुए आतंकी कैंपों को पाकिस्तानी सेना ने एलओसी से दूर शिफ्ट कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर एलओसी पर आतंकी कैंपों की वापसी होने लगी है। इसी की तस्दीक करने वाली तस्वीरें आज तक को मिली हैं, जिनमें हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ आतंकवादी सैयद सलाहुद्दीन एलओसी पर हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी कैंपों का दौरा करते हुए पकड़ा गया है। बुरहान वानी जैसे खूंखार आतंकियों का आका, आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ, पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड, ये है सैयद सलाहुद्दीन। हाफिज सईद के बाद पाकिस्तान का पालतू आतंकवादी नंबर 2। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब हाल ही में सैयद सलाहुद्दीन पीओके में मुजफ्फराबाद और मंशेरा इलाके में आतंकी कैंपों के दौरे पर आया था। सूत्रों के मुताबिक हिजबुल चीफ सलाहुद्दीन 24 मई को पीओके में मौजूद था। वहां उसने 2 दिन तक हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी ट्रेनिंग कैंपों का जायजा लिया। यहां वो उन आतंकियों से मिला जो कश्मीर में घुसपैठ के लिए तैयार हो चुके हैं। इन तस्वीरों में सलाहुद्दीन के साथ उसका बॉडीगार्ड अबू अनस भी दिख रहा है, जो कश्मीर में पुलवामा का रहने वाला है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ सैयद सलाहुद्दीन से कहा है कि जिस तरह से कश्मीर घाटी में हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर मारे जा रहे हैं, उससे जो है
हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडरों के मारे जाने के बाद वहां पर जो हौसले कम हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि लगातार जो है हिजबुल मुजाहिदीन के लोगों को ट्रेनिंग दी जाए। आप जो विजुअल्स देख रहे हैं कि किस तरह से जो है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में किस तरह से जो है पाकिस्तानी ISI के लोग और उनके जो हिजबुल मुजाहिदीन के लोग जो है लगातार वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।